सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बेबाक के पहले एपिसोड के साथ मैं अभिसार शर्मा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और क्या गजब का दिन है, सियासत गर्म है। कोरोना को लेकर देश एक जबरदस्त संकट का सामना कर रहा है और आज ये दो मुद्दों के साथ मैं अपने सफर का आगाज कर रहा हूं। मुद्दा नंबर 1 होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना को लेकर देश को संबोधन। बात तो आपने बहुत अच्छी कही मोदी जी, मगर ठोस उपाय कहां हैं? हमें खुशी होती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश की जनता को तो एक नसीहत दी, एक दिशा दी, मगर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर पूरी तरह से खामोश रहे। मुद्दा नंबर 2, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी की भूख सत्ता को लेकर कभी मिटती नहीं, मगर कमलनाथ के इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। मगर शुरुआत करने जा रहा हूं उस संकट से जिसका सामना पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र से रूबरू तो हुए और उसका एक सीधा असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो राम नवमी मेला आयोजित किया जाने वाला था, जहां पर करीब 10 लाख लोग जमा होते, शुक्र है राम का कि वो अब स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि कोरोना जैसे हालात के चलते 10 लाख लोग एक ऐसी जगह पर जमा होते, और आप जानते हैं कि साफ सफाई को लेकर क्या हालात है। अयोध्या के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने पहले ही कह दिया था, घनश्याम सिंह उनका नाम है, वो पहले ही कह चुके थे कि मेरी बस की बात नहीं है इतनी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या आए और कोरोना को लेकर उनकी जांच की जाए। तो शुक्र है कि यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री के भाषण के क्या मायने हैं, आइए सिलसिलेवार ढंग से इसे समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया 8 बजे। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो हमें दिशा जरूर दे रहा है, खासकर नागरिकों के लिए, कि हमारी क्या जिम्मेदारियां होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस लिहाज से मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन का स्वागत किया है। आप जाकर मेरे ट्विटर टाइमलाइन को चेक कर सकते हैं। मगर सरकारी जिम्मेदारियां, सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार से जुड़ी संस्थाओं को क्या करना चाहिए, इसमें सरकार पूरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा मिसालों के साथ। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे पड़ोसी देश श्रीलंका का। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में भी आने वाले कई दिनों तक एक कर्फ्यू जैसे हालात होंगे, मगर वहां पर श्रीलंका की सरकार ने 2 अहम घोषणाएं की हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa ordered banks to suspend collecting loans for 6 months and provide working capital for business loans at 4% as the country is battling a corona epidemic. इसका अर्थ क्या हुआ कि अगले 6 महीने तक बैंक्स अपने नागरिकों से लोन नहीं कलेक्ट करेंगे, लोन नहीं अर्जित करेंगे। नंबर 1, अगर कोरोना वायरस के चलते आपके धंधे को नुकसान हो रहा है तो बैंक्स आपको 4% के दर पर लोन्स देंगे, वर्किंग कैपिटल। 2 अहम घोषणाएं उन्होंने की हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अपनी तरफ से ऐसी कोई घोषणा की है? अब मैं आपको दूसरी मिसाल देना चाहूंगा, कनाडा लेकर चलना चाहूंगा। कनाडा में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देश से रूबरू हुए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। और इसमें न सिर्फ उन्होंने आम जनता को नसीहत दी जैसे कि प्रधानमंत्री ने दी, बल्कि उसके अलावा उन्होंने कुछ आर्थिक घोषणाएं भी की। क्या कहा जस्टिन ट्रूडो ने, आप खुद सुनिए। Des nouvelles règles pour l'assurance emploi et de l'argent pour les entreprises. Aujourd'hui, j'ai annoncé un soutien direct de 27 milliards de dollars aux travailleurs et aux entreprises du Canada
ainsi que 55 milliards de dollars pour répondre aux besoins de liquidité des entreprises et des familles canadiennes pour stabiliser notre économie. Ensemble, ce soutien de 82 milliards de dollars représente plus de 3% du PIB du Canada. चलिए, ये बात तो हुई पड़ोसी देश की, या ये बात तो हुई कनाडा जैसे विकसित राष्ट्र की। मैं आपको कहीं और नहीं बल्कि अपने ही देश में केरल की तरफ लेकर चलना चाहूंगा। केरल के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की हैं। 20,000 करोड़ का पैकेज इससे लड़ने के लिए। मुद्दा नंबर 2, कुदुम्बश्री के जरिए 2,000 करोड़ के लोन्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत 2,000 करोड़ का लोन, 1,220 करोड़ जिन परिवारों को पेंशन नहीं मिलता है उन्हें 1,000 रुपए प्रति महीना, और इसकी लागत आएगी 1,320 करोड़। 2 महीने के लिए वेलफेयर पेंशन्स एडवांस में। यह कहीं और नहीं बल्कि केरल में हो रहा है। तो मैंने आपको 3 मिसालें दी, मगर जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं आज की तारीख में कि क्या प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से ऐसी कोई ठोस घोषणाएं की। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि देश के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कहा है कि कोरोना वायरस पर कैसे नियंत्रण लाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें 3 से 4 घंटे धूप में खड़ा होना चाहिए जिससे विटामिन डी मिलेगा। दोस्तों, मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। न सिर्फ हमें विटामिन डी मिलता है बल्कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलती है। मगर अश्विनी चौबे ने अपने यह बयान में कहा कि न सिर्फ विटामिन डी हमें मिलता है बल्कि ऐसे वायरसेस से हमें लड़ने की भी क्षमता मिलती है। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे गलत कोट किया गया है। आप सुनिए उनका बयान, वो क्या कह रहे हैं। जो 11 बजे से 2 बजे तक सूर्य की किरण बहुत मतलब कहते हैं धूप ज़्यादा रहता है, तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों ना हो, सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा। मैं उससे विटामिन डी को, जहाँ विटामिन डी हमको शरीर में मिलता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ साथ ऐसे वायरस समाप्त होते हैं, कोई भी प्रकार का वायरस वो समाप्त होता है। इसलिए धूप का सेवन भी करना चाहिए, ये हर लोगों को अपना ध्यान में रखना। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे वायरसेस से लड़ने में हमें मदद मिलती है। देखिए, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता अश्विनी जी। इससे पहले भी आप एक निहायत ही वाहियात बयान दे चुके हैं जब आपने क्या कहा था कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है। मैं मानता हूं कि गौमूत्र में आरोग्य क्षमता है, उसमें मेडिसिनल वैल्यूज हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर यह कहना कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होगा, माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा नासमझी की बात कुछ नहीं हो सकती है। गौमूत्र, जैसे मैंने कहा, उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मगर अगर आप ये मान के चलेंगे कि गौमूत्र से कोरोना वायरस का इलाज होगा या कैंसर का इलाज होगा या धूप में खड़े होने से कोरोना वायरस दूर हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आप पर दया कर सकता हूं। गौमूत्र का अगर आप सेवन करना चाहते हैं आप कीजिए, मगर दिमाग में गौ गोबर मत भरिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रविवार को हम शाम को 5 बजे अपने घर से बाहर निकलें, तालियां बजाएं, घंटियां बजाएं और अपनी थालियां बजाएं। इसको लेकर उनका सोशल मीडिया में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि यह ज्यादती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह बात स्पष्ट की है कि हम तालियां बजाएं उन लोगों के लिए जो अपनी जान की बगैर परवाह किए इस वक्त जमीन पर घूम रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? डॉक्टर्स, मेडिकल कर्मी, नर्सेज, पत्रकार, डिलीवरी बॉयज जो आपके घर में आते हैं, मजदूर जो काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने उनके लिए तालियां और थालियां बजाने की बात की है। वो बहुत ही अहम बात कह रहे हैं कि 65 साल से जो ज्यादा के लोग हैं वो घर में रहें। वैसे तो सबके लिए नसीहत दे रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री, मेरी आपसे अपील है कि अब तक आपने संसद की कार्रवाई को बंद क्यों नहीं किया? संसद की कार्रवाई अब भी क्यों जारी है? मध्य प्रदेश के अंदर आखिर यह पूरा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि जबकि वहां पर कह चुके थे वहां के जो स्पीकर थे
कि 26 मार्च तक हम कोरोना वायरस के चलते विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं। तो फिर शिवराज सिंह चौहान अदालत क्यों गए थे इसे चुनौती देने के लिए? आपकी सरकार बननी है, बन जाएगी, वो मसला नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि आखिर क्या जरूरत थी इतने सारे 200 लोगों को विधानसभा के अंदर जमा करके यह पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को करने की। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जब प्रधानमंत्री ये तमाम चीजों की नसीहत हमें देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यही नसीहत शिवराज सिंह चौहान को भी देंगे, अश्विनी चौबे को भी देंगे, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने की कुछ, खाने की कुछ और, यह कहावत यहां कतई लागू नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये तमाम बातें क्यों बता रहा हूं और प्रधानमंत्री हम सबको यह नसीहत क्यों दे रहे हैं, आपको समझना होगा। आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की एक खबर, एक वैज्ञानिक ने, एक भारत बेस्ड वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि भारत के अंदर अगर हमने हालात पर काबू नहीं पाया तो कोरोना वायरस की सुनामी आ सकती है। उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हालात पर अगर काबू नहीं पाया गया तो भारत में करीब 30 करोड़ लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि इनमें से 40 से 50 लाख केसेस गंभीर हो सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जो हालात हमारे अस्पतालों की है, जो हालात हमारी मेडिकल फैसिलिटीज की है, अगर 40 से 50 लाख गंभीर केसेस हुए तो क्या होगा? यही वजह है कि हम सबको उन नसीहतों पर अमल करना होगा। सरकार की कथनी और करनी के बीच के फर्क को खत्म होना होगा, तभी हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत का झंडा जो बुलंद किया था, उसका नतीजा आपके सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको इन तस्वीरों पर गौर करना पड़ेगा। पहली तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरी तस्वीर कांग्रेस आला कमान यानी कि सोनिया गांधी, तीसरी तस्वीर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दोनों को मैं एक मान के चल रहा हूं, और चौथी तस्वीर कमल का यह निशान यानी कि भारतीय जनता पार्टी का निशान। अब सिलसिलेवार तरीके से तमाम मुद्दों पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। वो शख्स जो पिछले 18 सालों में 17 साल सांसद था या मंत्री पद पर था, मगर एक साल जब गुना की जनता ने इनको आईना दिखाया तो ये इस कदर बौखला गए कि इन्होंने अपनी विचारधारा में ही पलटी मान ली। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक स्वार्थ था जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कदम उठाया। मगर क्या हम इसका पूरा ठीकरा सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़ सकते हैं? क्या इसका दोष कहीं ना कहीं इन तीन चेहरों पर नहीं है? सोनिया गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इनकी हम बात करेंगे, मगर इससे पहले हम रुख करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। उन्होंने आज पद से इस्तीफा दे दिया और जब उन्होंने यह इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जिन 16 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 9 मार्च को विमान में बिठाकर ले जाया गया कर्नाटका, इसे किसने स्पॉन्सर किया? जिन रिजॉर्ट्स में वो कर्नाटक में रुके हुए थे उसके पीछे किसका पैसा था? सुनिए क्या कह रहे हैं कमलनाथ। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए। कौन से जन? 16। 9 मार्च को तो 16 को ले गए। किस जात में ले गए? किसने उसका व्यवस्था करी? किसने उसका पैसा दिया? कहां ठहरे? किस प्रकार का दबाव था? आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा। जनता गवाह। यकीनन यह अपने आप में खासा मायने रखता है। यह आरोप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर है। पिछले साल आपको याद होगा कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, वो सरकार चली गई। उसी तरह से गोवा में आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई थी, मगर सरकार बनी बीजेपी की। अरुणाचल, मणिपुर, एक के बाद एक
चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो है वो भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है। वाकई यह अपने आप में सत्ता की भूख गजब की है। एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, इनका एक नारा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा हो या ना हो रहा हो यह मैं तो नहीं जानता हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त जरूर हो रही है। क्योंकि आपने कर्नाटक में भी देखा, तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में आ गए। अब वही हमने भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है मध्य प्रदेश में देखी कि तमाम जो वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे अब वो शामिल हो गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विचारधारा एक तरह से हाशिए पर है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही आसानी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं कांग्रेस के विधायक। यह अपने आप में क्या जतलाता है? सत्ता की भूख, अवसरवादिता तो है, मगर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस आला कमान से, क्या इस संकट का समाधान नहीं हो सकता था? क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मेज पर बैठ के अपने मतभेदों को दूर नहीं कर सकते थे? आखिर कांग्रेस आला कमान की आंखें बंद क्यों थीं? आखिर अपने स्वार्थ के चलते कमलनाथ और ज्योतिरादित्य में दूरियां क्यों बढ़ती गईं? क्योंकि आखिरकार तो यही हुआ ना कि कांग्रेस जो है वो सत्ता से बेदखल हो गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस का जो एक रवैया है ना, एक बहुत ही आलसी रवैया है, लेड बैक रवैया है। अब यह अपनी कांग्रेस की दिक्कत है, मगर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर विपक्ष इस तरह से ढीला रहेगा, विपक्ष इस तरह से कमजोर रहेगा, तो सत्ता पक्ष तो किसी भी तरह की बेईमानी करेगी ना। सत्ता पक्ष किसी भी तरह की ज्यादती करेगी, क्योंकि विपक्ष उसे चुनौती देता हुआ नहीं दिखाई देगा। और जहां जहां आप आपकी सरकारें, आप उसे नहीं बचा पा रहे हैं। कर्नाटक की हालत आप देख चुके हैं, राजस्थान में भी आप जानते हैं इन दो चेहरों में लगातार मतभेद बने हुए हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में ये सुरक्षित दिखाई देते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जहां जहां इस तरह की फॉल्ट लाइंस हैं, इस तरह की दोहराव हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका बखूबी फायदा उठाना जानती है। और कांग्रेस अब भी अपने आलस में इस मुद्दे को लेकर कोई एक्शन करती नहीं दिखाई देती है। मैं अब भी मानूंगा कि जो लोग सियासत को करीब से जानना चाहते हैं उनके लिए यह कहीं ना कहीं एक संदेश है और सबक भी है, मगर सबक सही मायनों में कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस ने जिस तरह से एक बहुमत की सरकार को गंवा दिया मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में अब उनके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एक तो आप खुद गलतियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो साम दाम दंड भेद हर तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती है, जो कई मायनों में देश का दुर्भाग्य भी है। क्योंकि होता क्या है, इससे आखिरकार जनतंत्र, लोकतंत्र जो है वो कमजोर होता है। और जैसे कि मैंने बताया ना, लोकतंत्र इसलिए भी कमजोर होता है जब विपक्ष जागरूक ना हो, जब विपक्ष जो है वो चुस्त ना हो, और विपक्ष लगातार सुस्त दिखाई दे रहा है। तो आज बेबाक के इस पहले एपिसोड में मैंने आपके सामने दो मुद्दों की चर्चा की। पहला मुद्दा कि कोरोना वायरस पे प्रधानमंत्री ने देश को ज्ञान तो दिया मगर ठोस कदम नहीं उठाए गए। दूसरा मुद्दा मध्य प्रदेश का सियासी संकट और भविष्य में उसके क्या मायने हैं। मेरी आप सबसे अपील कि द लाइव टीवी में बेबाक के मेरे इस एपिसोड को न सिर्फ लाइक करें बल्कि शेयर भी करें, और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।